क्वेश्चन वो ये है कि सबसे पहले जब 2003 में आप आए थे आपकी सैलरी कितनी ये उस टाइम मेरी सैलरी टोटल 624 दिरहम थी। थी? 624 दिरहम इज इक्वल टू 75 नहीं, अब खैर हो गया। बहुत सेक्टर थी अलग कंपनी, उसकी सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर उधर हमारी कंपनी में काम किया, दोनों C3 में भी किया और दूसरे को होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर जिस कंपनी में मैं हूँ उसमें एक तो बहुत बड़ी बात है कि सब तकरीबन 1 लाख रुपये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुन्नी परदेसी व्लॉग और साथ ही सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है मुन्नी परदेसी व्लॉग। और सबसे पहले यह है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को जाके फॉलो करें। और स्टार्ट करते हैं आज के मज़ेदार वीडियो। ये मेरे कज़न है, मोहम्मद इकबाल इनका नाम है और इनको तकरीबन 21 साल हो गए यहाँ दुबई में। तो इनका आज इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं क्या क्या हालात, क्या क्या सिचुएशन इन्होंने जाके फेस किए हैं और कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी है। और जब आए थे बिल्कुल जवान थे, यंग थे और अभी तो जाके उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी, क्या फेस कर रहे हैं आप अभी करंट सिचुएशन में? बाकी की बात है तो बाद में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ मोहम्मद इकबाल, मैं दुबई में जॉब करता हूँ और मेरे को तकरीबन 21 ईयर हो गए हैं दुबई में। एक ही कंपनी है और इसी में काम कर रहा हूँ। तो मुन्नी परदेसी आप यूट्यूब चैनल में कुछ पूछने के लिए कि कैसे आप आए और कैसे ये सब कुछ किया तो इनको बताएंगे। और बाकी मुन्नी परदेसी यूट्यूब चैनल है, सब लोग इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट से बंदे को फ़ायदा होगा। तो आपसे गुजारिश है सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, हर बंदे को सपोर्ट करो, क्योंकि ये जिन मकसद के लिए बनाया तो आप सपोर्ट करेंगे तो तब इनको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह साहब को हामी नासिर हो। अभी प्रमोशन भी हो गई है, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब पहली दफ़ा दुबई आप किस ईयर में आए? जी 29 जून था और ये 2003। 2003 में जनाब, जिस वक्त मैं तकरीबन 6 साल का था, उस वक्त भाई साहब जो है कि दुबई में आए हैं पहली दफ़ा। तो क्यों आए आप दुबई में, क्या वजह थी इसके पीछे? जी आउट कंट्री में जो भी आता है उसके कोई रीज़न होता है, कोई खुशी से नहीं आता, बस कुछ हालात ऐसे थे। दूसरी जॉब पाकिस्तान में मुश्किल थी, कुछ ट्राई किया था एयरफोर्स में, उसमें कामयाब ना हो सका। आर्मी में भी कुछ मेडिकल के प्रॉब्लम थे। उसके बाद कुछ करने के लिए या जॉब करने के लिए कुछ पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, तो कुछ ऐसे वसाइल बने, दोस्त थे, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मतलब किसी दोस्त के थ्रू, मतलब आपके हाँ जी। लिंक्स थे आपके? हाँ जी, बस अचानक ये ऐसे दोस्त थे। सबसे पहले असल में ये पासपोर्ट में कैसे बनाया, पासपोर्ट ऐसे बनाया कि मेरे 2 दोस्त थे, वो उनका पासपोर्ट बनाने के लिए, बल्कि एक दोस्त था उसका पासपोर्ट बनाने के लिए हम दोनों उनके साथ गए। उधर जाके हमने भी पासपोर्ट बना दिया। उस वक्त तो पासपोर्ट जो है कि चकवाल से नहीं बनता होगा। नहीं, उस रावलपिंडी से, वो रावलपिंडी से बन रहा था। पासपोर्ट बनाया तो पासपोर्ट तकरीबन मेरा 2000 में बना था। अच्छा, 3 साल पहले? 2000, बल्कि 2000 में नहीं, 2000 से पहले बना था। 1998 की बात है, पहला पासपोर्ट 7 की बात, क्योंकि उस टाइम मेरा मामू जिंदा था जब मैंने पासपोर्ट बनाया था। ये 2003 में 2000 में डेथ हुई थी मामू की। असल में इनकी दुबई आने की वजह जो है उसके पीछे हमारे मामू की जो है कि डेथ है और साथी तौर पे जो है कि कोई प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से उनको जो है कि किल कर दिया गया था। तो फिर सारा जो है ना बर्डन वो कंप्लीट फैमिली पे आ गया था, लेकिन ज़्यादातर इनके ऊपर था। तो फिर वो केस वगैरह और उनकी जो है कि एक्सपेंसेस जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, उस वजह से ये दुबई में आया। बहरहाल वो एक और कहानी थी। तो जब आप स्टार्ट में आए तो आपने इधर आके कैसे महसूस किया, क्या फील किया है इतना घर वालों से दूर देखो जी, आकर? प्रदेश में तो हर आदमी को मालूम है
घर से दूर मुल्क से दूर तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर जिस कंपनी में मैं हूँ इसमें एक तो बहुत बड़ी बात है कि सब आदमी तकरीबन एक इलाके के हैं। एक इलाका है, छोड़ो गाँव के, मतलब अभी हम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो, अटक, मियाँवाली और चकवाल सबसे ज़्यादा लोग डिस्ट्रिक्ट के इधर होते हैं। तो फिर हमारे गांव के लोग अपने गांव भी थे, नौसाथ, दोगलाड़ी हो गए, कुशालगढ़, बिजनंद, तो ये तो बहुत करीब हैं, त्राप हो गया। तो एक फैमिली वाला माहौल था इधर। इधर हमको प्रदेश इतना महसूस नहीं हुआ। कंपनी की जो इधर सब कुछ ये रहायश है, किचन, सब कुछ ये खाने पीने का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी इतनी ज़बरदस्त है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे और तरक्कियाँ दे। हमको अभी देखो कल हमारी सैलरी आ गई थी जुम्मे वाले दिन। तो इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जब से आया एक ही कंपनी में, इन्होंने चेंज नहीं की। बहुत खुशकिस्मत है। मुझे अभी इधर आके तकरीबन 2 साल भी नहीं हुआ, मैंने तो तकरीबन 4 कंपनियाँ चेंज कर दी, लेकिन इन्होंने एक कंपनी भी चेंज नहीं की। जिस कंपनी में आए थे उसी में ये स्टेबल है, अभी तक है, इनकी सैलरीमेंट वगैरह सब कुछ। और इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सैलरी आपको एक दिन पहले मिल जाती है, जो है कि डेट मेंशन है। बहरहाल पहले कंपनी पे भी हालात अप्स एंड डाउन, पार्ट ऑफ लाइफ। तो पहले कोविड का जब चल रहा था दौर, उस वक्त भी इनको सैलरीज वगैरह कभी इनको कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनसे घर वाले खुश हैं या नहीं, ये बताइए जी। घर वाले तो वो मेरे हिसाब से तो खुश ही हैं, बाकी ये तो घर वाले खुद ही बता सकते हैं खुश है नहीं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। अच्छा, एक और जो है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये है कि सबसे पहले जब 2003 में आप आए थे, आपकी सैलरी कितनी थी उस वक्त? ये उस टाइम मेरी सैलरी टोटल 624 दिरहम थी। 624 दिरहम इज इक्वल टू 75 नहीं, 624 इज इक्वल टू हाउ मच? कुछ भी नहीं था और वो टाइम था। और मेरी पहली सैलरी जो आई थी वो 770 या 77 दिरहम आई थी। और उस वक्त एक दिरहम कितना? 15 दिरहम का था। उस टाइम भी मैंने, मेरे मालूम याद है कि मैंने 500 दिरहम बचाया था और ऊपर जो 270 थे वो मेरा खर्चा हुआ था महीने का, सब कुछ उसमें था। क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब कुछ इतना नहीं था, तो कॉल भी उधर पाकिस्तान में कम करते थे, वो तो ख़तों का दौर था। कभी महीने बाद खाते आते थे, वो उसी के जवाब दे देते थे। पिनन पीसीओ थे तो उधर घर वालों को बुलाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब ये है कि 770 ज़रबे 15 दिरहम का था। हाँ जी, 11,550 हाँ जी। पाकिस्तानी रुपए। आप अंदाजा लगाएं, 2003 में 11,550 रुपए से इन्होंने अपने घर का खर्च चलाया। सिर्फ घर नहीं, मामू की फैमिली, इसके अलावा और भी जो है कि बहुत सारे इनके अपने। और फिर वो कह रहे हैं कि 500 दिरहम जो है कि मैंने बचा लिया था पहली सैलरी में से, इनकी सेविंग थी। 500 मल्टीप्लाई 15 आप करके चेक कर लें। उसके अलावा जो है कि 270 रुपए इन्होंने अपने ऊपर स्पेंड किए थे, वो आपका मंथली खर्च था। हाँ, वो फूड के ऊपर आ जाता था और उस टाइम कुछ भी नहीं, इतना ज़रूरत नहीं होता था। हमको 40-30 दिरहम महीना गुजर जाता था। अच्छा, ये बताएं उस टाइम जहाज का टिकट कितने का था? जी, जहाज़ का टिकट तो मेरे को एक्चुअली पूरा याद नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपनी ने खुद टिकट कराया था, हम कंपनी के टिकट में आए थे। और अभी ऐसे झूठ वाली बात है, कोई याद नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर आपने दुबई से पाकिस्तान जाना हो तो आपको 300 दिरहम 400 दिरहम में टिकट मिल जाता है। अभी भी जी हालात होते हैं। अभी परसों 2 दिन पहले मेरा एक हमारा दोस्त है, वो आया अभी श्रीनगर लाइन में पाकिस्तान से, मैंने खुद उसका टिकट कराया, 500 दिरहम में वो इधर आ गया। तो फिर उस वक्त 20 दिरहम या 30 दिरहम में टिकट मिल जाता? नहीं, 30 दिरहम तो नहीं थी, लगभग मेरे ख्याल लगता है 600-700 दिरहम होगी उस वक्त। हाँ, 2003 में। 2003 में। फिर भी अभी तक जो है कि ये फ्लाइट टिकट्स वगैरह उसी प्राइस में चल रहे हैं। पता नहीं है आपने इनका क्या सीन है। नहीं, 600, 700, 800 का आने जाने का था। अभी भी अगर मिल जाते हैं कभी कभी, ऐसा ये लोग होता है। ठीक है, तो उस ये बताएं कि कभी आपको जो है कि इधर कोई दुख महसूस हो परदेश में? जी, दुख खुशी के मौके पे तो कोई इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि पता होता है वह खुशी है। तो गमी के मौके पे काफ़ी होता है, जब कोई अपना चला जाता है तो काफ़ी महसूस होता है। किसके जाने का ज़्यादा दुख है? दुख तो अपने जितने भी हैं सबके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मेरे को अपना भांजा हाजी करमदाद
सबसे ज़्यादा हाँ। दुख उसको है, क्योंकि उसकी मौत बहुत। मैं जब नया नया दुबई में आया था, तकरीबन मुझे 3-4 महीने हुए थे अभी तक। तो हमारे मेरे अबू वाली तरफ से वो भाई होते हैं और अम्मी वाली तरफ से वो मेरे भी भांजे हैं। हाजी करमदाद हमारे सऊदीया में एक हादसाती तौर पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और वफ़ात पा गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमारी पूरी जितनी भी फैमिली है, चाहे वो अब्बू वाली साइड से हैं या अम्मी वाली साइड से हैं, तो वो सब भी उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि एक बहुत बड़ा मतलब हादसा है हमारी पूरी फैमिली में। बहरहाल अल्लाह पाक जो है कि परदेसियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो इस तरह की मौत जो है कि बहुत बड़ा हादसा है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएँ कि फिर आपकी सैलरी स्टेप टू स्टेप किस तरह बढ़ती रही है? और आपकी जो उस वक़्त आप लेबर में आए थे या उस वक़्त स्टार्ट से ही आप सुपरवाइज़र थे? नहीं, मैं लेबर स्टॉक होल्डर के तौर पे ज्वाइन किया था कंपनी और काम ये करते थे। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मतलब इधर बड़े-बड़े रोड, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े-बड़े ब्रिज जो है कि इनकी कंपनी बनाती है यहाँ पे और बड़ा लेवल है इस कंपनी का। बस ये अल्लाह ताला वसीला बना देता है। बस 2010 में हम एयरपोर्ट में काम कर रहे थे, तो एयरपोर्ट उस साइड में मेरा दिल भी नहीं था जाने के लिए। बस उधर मेरी साइड ज्वाइनिंग हो गई और कुछ दिनों के बाद उनको फरमान ज़रूरत है। अल्लाह ताला के करम से वो हमारे एक उस्ताद थे अब्दुर्रहमान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उस टाइम तो हम इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन इंग्लिश के चंद अल्फाज जो उन्होंने मुझे पढ़ाए थे और वालिद साहब की भी बहुत कोशिश थी कि हम शुरू से ही, उस टाइम इंग्लिश मीडियम नहीं होते थे या होते थे तो शहरों में हमको मालूम नहीं था। वालिद साहब शुरू से ही हमको इंग्लिश के हर जमात के इंग्लिश बुक पढ़ाते थे। तो कुछ वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की मेहनत और मेरे उस्ताद कराम जो इस दुनिया से चले गए। तो ये दुबई एयरपोर्ट आपकी कंपनी ने बनाया? जी, दुबई एयरपोर्ट तकरीबन हमारी कंपनी में बना है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है, मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। वो इनकी कंपनी ने बनाया, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मतलब हमारी और कंपनी अकेली हमारी कंपनी नहीं थी, लेकिन कंपनी बहुत होती हैं कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट। हमारी कंपनी एक मेन कंट्रैक्टर थी, अलग कंपनी, उसकी सब कंट्रैक्टर के तौर पर उधर हमारी कंपनी ने काम किया। दोनों C3 में भी किया और एयरविंग में भी किया और इसमें तकरीबन हर एयरपोर्ट में हमारी कंपनी काम की है। आपकी तो यहाँ कंपनी में बड़ी आलीशान रहायश है, एक कमरे में 2 लोग रह रहे हैं। तो जो लोग लेबर में हैं, उनके रूम में कितने-कितने लोग हैं? लेबर की भी सही है, कोई 5 वाला रूम है, कोई 6 वाला, कोई 8 वाला, बस इस तरह रहते हैं। उनकी रहायश भी सही है। बहुत सारे लोग विजिट वीज़े पे आ जाते हैं यहाँ दुबई में और ज़लील हो रहे हैं। इवन कि लास्ट टाइम दुबई गवर्नमेंट ने जो है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को पकड़ के घर भेज दिया कि ये यहाँ पे चंदा वसूल कर रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या पैगाम है ऐसे लोगों के लिए? ये मेरा यही पैगाम है कि एक तो मुल्क की बहुत बदनामी होती है, इससे हमारे कई बार वीज़े बंद हो चुके हैं और ये बहुत गलत है। उधर वीज़े पे एक पता नहीं कैसे आते हैं, इधर जगह जगह में खड़े हो जाते हैं। और 2 दिन पहले भी ये कल न्यूज़ में आया 200 पाकिस्तानी तकरीबन हैं, सब पाकिस्तानी उसमें, और उनको पकड़ा गया है। तो ये मेरे जो अल्लाह ताला, मेहनत करो, अपने हाथ से कमाओ, और ये बहुत गलत है। दूसरी कंट्री में देखो आप लोग कैसे आ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। वीज़े पे पैसे लेते हैं और वीज़े पे इधर आ जाते हैं और इधर आकर मांगते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क की कोई वैल्यू नहीं है और गुनाह भी है। और भीख मांगना वैसे भी इधर हर जगह में, और इधर तो वैसे ही इसको बहुत बुरा माना जाता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा और लोग जो है कि बताए पूछे बगैर आ जाते हैं। और जो असल में एजेंट लोग होते हैं वो पता नहीं थोड़े से पैसे के लिए लोगों को जो है कि यहाँ पे भेज देते हैं और फिर आगे बंदे यहाँ पे ज़लील हो रहे होते हैं, इजीली जॉब मिलती नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पे आपको ये मशवरा दूँगा, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में, गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोप वगैरह में जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके पास परमानेंट वीज़ा होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का। उसके बाद आप अगर जाएँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई और आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं? जी, बस एक मेरी ये है कि मेहनत करो, और इनकी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी जो भी जिस जॉब में काम कर रहा है, आप मेहनत करो दिल लगा के। दूसरा, किसी के बारे में बुरा मत सोचो और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैं कुछ भी नहीं, इस जॉब जो मेरा जॉब है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ये सब कुछ इधर आके सीखा।
आपकी रोज़ी में तो अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है। आपने जो है कि प्लाट्स भी ले लिए हैं, मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और इसके अलावा आपके बच्चे वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो आपके तो घर वालों को खुश होना चाहिए बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो ये कोशिश होती है कि सबको खुश रखें। बाकी और इधर मैंने आपके लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा आपको, आप देख रहे होंगे वो अपनी कुकिंग वगैरह खुद करते हैं, और 2003 से लेकर आज तक अपना खाना खुद बना रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर आप चाइना जाते हैं और जब आप 5-6 साल गुजार के वहाँ से निकलने तो आप प्रोफेशनल शेफ़ बन जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, आप जिस कंट्री में मर्जी चले जाएँ। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। एक तो इधर मैं तो सोचता हूँ आदमी अच्छे इंसान बन जाते हैं परदेश में, ठोकरें खा ठोकरें खा खा के, धक्के खा के, परदेश में रह के इंसान का दिल नरम हो जाता है, और इलाके में रहकर ये सब कुछ आदमी नहीं बन सकता। ये मैं बहुत आजमाया देखा है, और शायद मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप लोग इस बात पे गौर करेंगे तो ये सच है। अब बाहर आके, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर दुबई में मुस्लिम कंट्री है, नमाज के लिए कोई मना नहीं है। जिस टाइम आपका टाइम हो जाए आप ड्यूटी के दौरान नमाज पढ़ सकते हैं, और कंपनी में, हर कंपनी में मस्जिदें हैं। तो सबसे बड़ी तो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने लिए दुआ करो, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआ करो। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो जहाँ कहीं भी हैं, आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, अल्लाह से मांगो और अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये पाकिस्तान यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल शेव की हुई थी, तो आप ये चेंजिंग किस तरह आई है ये बताएं। ये मैं पहले ही बताया कि आदमी जब प्रदेश में जाता है खुद कंट्री में, तो खुद ब खुद चेंजिंग आ जाती है। बस इधर बहुत से तबलीग वाले बैठते थे, उधर भी थोड़ी बहुत, इतना टाइम तो नहीं होता लेकिन थोड़ी बहुत। बाकी मैं मुफ्ती साहब, खैर मुदारिस वाले तरवीमिल साहब, तो उनको बहुत सुनता हूँ, तो उनकी वजह से मेरे बहुत चेंजिंग आई। एक दिन मैं मसला सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि नमाज जमात के लिए दाढ़ी जिसकी पूरी नहीं है उसकी नमाज नहीं होती, और तकबीर भी नहीं होती, और उस अजान भी नहीं होती। तो उस दिन से मैंने सोचा चलो ये सही है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो अभी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उन्होंने 21 साल में अपनी दुनिया भी बनाई है, और दुनियावी लिहाज से भी बिल्कुल वेल एंड गुड है, और दीनी लिहाज से भी वेल एंड गुड है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इंसान कोई भी है उसके चेहरे से, उसकी जो है कि अखलाक से पता चलता है। और मैं भी दुआ गो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी सुन्नत रसूल रखने की तौफीक नसीब फरमाए, और जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें दीन पर और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आखिर में आप मेरे देखने वालों को मेरे चैनल के तवज्जुह से आप अपने इलाके के लोगों को, या पाकिस्तान के लोगों को, या प्रदेश के लोगों को क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं। आपने जो अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किल टाइम गुजारा है उसके हवाले से, फिर आसानियाँ भी आई हैं, ज़ाहिर सी बात है। देखो जी, ज़िंदगी में उरूज ज़वाल तो होता है। बिल्कुल, इंसान पे कभी वक्त ज़्यादा अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। हौसला नहीं हारना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बस किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, हर आदमी के बारे में अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो जहाँ कहीं भी हैं बस मेहनत करो और अपने काम में लगे रहो, किसी के पीछे मत जाओ और किसी के पीछे मत पड़ो, बस अल्लाह आपको कामयाबी देगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने मकसद के पीछे, अपने एम के पीछे जो है कि आप लोग सर धड़ की बाजी लगा कर लगे रहें और मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको अपने मकसद में कामयाब करेगा, और अगर आप मेहनत करें आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। तो आज का इंटरव्यू, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।